हेलो एवरीवन, ये परफेक्शन आईएएस का पेपर है। 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर नंबर 8 है करंट अफेयर्स के लिए। इसमें ओनली करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस हैं और जो मैथ्स का और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो दिए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो 2025 में पेपर होगा बीपीएससी का, इसमें 50 क्वेश्चंस हो गए थे पहले पार्ट में, आ गया है 51। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क NDGF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही कथन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है, यह डेटा उपयोग नियम निर्धारित करने की शक्ति के साथ एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस प्राधिकरण की स्थापना करता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। NDGF नागरिकों द्वारा सीधे व्यक्तिगत डेटा के मुद्रीकरण को सक्षम बनाता है। ये सीधे नहीं बनाता है। व्यक्तिगत डेटा सख्ती से ये विनियमित भी किया जाता है, ये बिक्री के लिए नहीं है। यह ढांचा गैर संवेदनशील सरकारी डेटा सेट को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले तौर पर साझा करने का आदेश देता है। इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक है और पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो 1 और 3 ए में आ रहा है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 52। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने कितने कथन सही हैं। पहला कथन है, NLCM गति शक्ति और PLI लॉजिस्टिक्स योजना जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसका लक्ष्य 2032 तक लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13% से 10% से नीचे कम करना है। इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 53। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल मिशन NWM में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। इसमें से क्या क्या शामिल है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताना है। पहला ऑप्शन है, NWM में कुशल जल उपयोग गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, भूजल सर्वेक्षण और विनियमन करना, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है, तटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करना। ये राष्ट्रीय जल मिशन में सम्मिलित नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। 1, 2, 3 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 54। जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में देखना है। यह सामान्य निवासियों का डेटा बेस है जिसमें जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा शामिल हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसका उद्देश्य भविष्य में जनगणना को प्रतिस्थापित करना है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जनगणना वैधानिक और व्यापक बनी रहती है, इसको प्रतिस्थापित नहीं करना है, जबकि इसको पूरक बनाना है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर निकल रहा है बी, 1 और 3। नेक्स्ट है 55। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC एक परियोजना है जिसमें शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है ये बताना है। भारत, रूस और ईरान के माध्यम से रेल रोड समुद्री मल्टी मॉडल मार्ग, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 56। प्रधानमंत्री डिजिटल गांव PMDG योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं और फिर कोड भी दिए हुए हैं। पहला है, यह ग्रामीण ग्राम पंचायतों में मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण केंद्र शामिल है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह पहले दिन से सभी गांवों के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड अनिवार्य
करता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये अनिवार्य नहीं करता। जो भूमि रिकॉर्ड अपडेट है और राज्य भूमि सुधारों के तहत आते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। पहला और दूसरा तो इसमें करेक्ट है, पहला और दूसरा। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो तीसरे में एक ही कट हो रहा है। चौथा ऑप्शन है, यह है ग्राम डिजिटल केंद्रों के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। तो 1 2 4 1 2 4 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 57 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? इसमें इसकी विशेषता है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त सॉफ्ट लोन प्रदान करना। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 58 प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं और कोड दिए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। इसे 2020 में गंगा नदी के डॉल्फिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट डॉल्फिन का लक्ष्य प्रोजेक्ट गंगा के साथ तालमेल करना है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसमें नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन संरक्षण प्रयास शामिल हैं। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तीनों डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 59 ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर GDPI अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखने हैं, कौन कौन से इसमें सही है। पहला ऑप्शन है इसमें अद्वितीय डिजिटल पहचान, भुगतान प्रणाली और डेटा विनिमय परतें शामिल हैं। ठीक है, यह विश्व बैंक द्वारा विकसित ढांचा है, यह WB के द्वारा नहीं है, जबकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संस्थान और डिजिटल पब्लिक गुड्स के समर्थकों द्वारा इसको किया गया है, ना कि विश्व बैंक के द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर ए आ रहा है, तो ए आंसर इसमें सही है, 1 और 3। नेक्स्ट है 60 निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल बैंक की ईज 5.0 सुधार एजेंडा के अनुरूप है। इसमें इसके ईज 5.0 के एजेंडा के रूप में देखना है। इसमें है शाखा रहित बैंकिंग और डिजिटल प्रथम मॉडल पर जोर देना। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 61 प्रोजेक्ट मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक पहल है। इसका उद्देश्य ठीक है, पहला ऑप्शन। इसका उद्देश्य हिंद महासागर विश्व के समुद्री व्यापार मार्गों को पुनर्जनन करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर केंद्रित है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ऑप्शन डी में आ रहे हैं, डी आंसर इसका करेक्ट है, 1 2 3। नेक्स्ट है 62 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के संबंध में निम्नलिखित कथन देखने और कौन से इसमें सही है ये बताना है। पहला है इसे 2020 में 102 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ शुरू किया गया। ठीक है, NIP में आर्थिक और सामाजिक दोनों अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तीनों डी में आ रहा है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 63 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष स्टील को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना से लाभान्वित होता है। ये होता है ऑटोमेटिव भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, निर्माण और अवसंरचना भी। इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर है। नेक्स्ट है 64 दिसंबर 2024 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट वृक्षीय वन का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में वनीकरण। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 65 अटल नवाचार मिशन AIM के बारे में। यह स्कूलों में
अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करता है ताकि स्टेम में जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके। स्टेम का मतलब है यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसमें जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके, पहला ऑप्शन ठीक है। AIM में कृषि और स्वास्थ्य के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यह अपने कार्यक्रमों के तहत इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को सीधे इक्विटी निवेश प्रदान करता है। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, ये इक्विटी निवेश प्रदान नहीं करता। 1 और 2 ए में है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 66 भारत के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में देखना है और इसमें कौन सी कथन, इसमें कथन नहीं दिए हुए हैं, इसमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। NDHM के बारे में, यह नागरिकों को एक अद्वितीय स्वास्थ्य ID के माध्यम से राज्यों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने की अनुमति देता है। ए आंसर ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 67 2024 में शुरू किए गए PVTG विकास मिशन के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास, पानी, स्वास्थ्य और सड़क पहुंच में सुधार करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है यह 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यह मिशन केवल अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में लागू किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये जो ST बहुल राज्य तक ही सीमित नहीं है। जो PVTG आबादी के आधार पर होता है इसका कार्यान्वयन, और सामान्य आबादी वाले राज्यों जैसे बिहार और उड़ीसा में भी इसको लागू किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ए ही बच जाता है, ए आंसर करेक्ट है। 68 है निम्नलिखित में से कौन सी योजना व्यक्तिगत स्तर पर कल्याण परियोजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। इसमें यह देखना है विकसित भारत संकल्प यात्रा, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 69 जनवरी 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है। इसमें हासिल किया है कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता 200 गीगावाट पार कर ली है भारत ने जनवरी 2025 में। नेक्स्ट है 70 कौन सा संगठन ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI जारी करता है। GPI जारी करता है इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 70 का। नेक्स्ट है 71 भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई एग्री कार्बन क्रेडिट योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, मिट्टी के कार्बन को बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने वाली प्रथाओं के लिए किसानों को पुरस्कृत करना। 71 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 72 इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI के बारे में इसमें देखने कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है IPOI को भारत ने 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य नेविगेशन की स्वतंत्रता, कानून का शासन और समावेशी समुद्री विकास सुनिश्चित करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है इसका एक स्तंभ टिकाऊ समुद्री अर्थव्यवस्था है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। चीन और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य नहीं है। ये IPOI एक सहयोगी पहल है, निश्चित जो सदस्य निकाय ये नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन तो इसमें
गलत है। तो ए बच जाता है, 1 और 2, ए आंसर इसमें करेक्ट है। 73 है, 2025 की शुरुआत में शुरू किए गए इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कंप्यूटर अवसंरचना, डेटा सेट और अनुदान सहित एक व्यापक एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, हिमालयन स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है शहरी प्रकाश प्रदूषण से मुक्त उच्च ऊंचाई खगोलीय अवलोकन के लिए। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 75, हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब और इराक जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? किसको छोड़ते हुए यहाँ पर? भारत का सबसे जो कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता बना है सऊदी अरब और इराक जैसे, इनको पीछे छोड़ते हुए इसमें बना है यहाँ पर रूस। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 76, हाल ही में शुरू किया गया मेरा युवा भारत माई भारत मंच मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? ये है युवा नेतृत्व वाले विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करना। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 77, भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य भारत में एक लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यह मिशन केवल डिजाइन स्तर और ना कि फैब्रिकेशन स्तर के बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है। ये दोनों का करता है, केवल डिजाइन स्तर का ही नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। वैसे भी इसमें 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही इसमें सही बचता है। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन जो ISM है, ये MEIT मंत्रालय के तहत ही काम करता है, इसके अंतर्गत ही आता है। 78 है, 2025 की शुरुआत में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा किए गए ऑपरेशन चक्र सेकंड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध सिंडिकेट्स का विघटन। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, 2024 के अंत में शुरू की गई सागर समृद्धि योजना इसमें से किससे संबंधित है? सागर समृद्धि योजना जो 2024 के अंत में शुरू की गई थी, ये है मत्स्य पालन और तटीय समुदाय कल्याण को बढ़ावा देना। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 80, 2025 में ड्राफ्ट के तहत भारत का डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम DCA मुख्य रूप से क्या करना चाहता है? इसमें बी आंसर है, डिजिटल बाजारों में एकाधिकारवादी प्रथाओं को संबोधित करना। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 81, G20 में चर्चा किए गए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? इसमें है यहाँ पर भारत भी, सऊदी अरब भी है, ग्रीस भी है और इजराइल भी है। चारों देश इसमें शामिल हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 82, G20 भारत अध्यक्षता के दौरान शुरू किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA के बारे में निम्नलिखित में से देखना है कौन से कथन इसमें सही है। पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य बायोफ्यूल्स के वैश्विक व्यापार और मिश्रण को सुगम बनाना है, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें भारत, ब्राजील और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है यह गठबंधन केवल इथेनॉल आधारित ईंधनों को बढ़ावा देता है, यह गलत है। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस शामिल है, ना कि ओनली इथेनॉल ही शामिल है इसमें, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। तो 1 और 2 ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 83, जनवरी 2025 में भारत ने अग्नि 5 MIRV का सफल परीक्षण किया। MIRV का पूर्ण रूप क्या है? MIRV का बताना इसमें पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री
व्हीकल। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मोस्टली पेपर में ऐसा होता है, जो लंबा वाला ऑप्शन होता है वो करेक्ट होता है। सभी में लागू नहीं होती है, लेकिन कुछ में हो जाता है, जो लंबा ऑप्शन होता है वो करेक्ट मिलता है। नेक्स्ट 84, किस भारतीय संस्थान ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स DPI जारी किया? इसमें यह किया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जो DPI है, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 85 है, 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने NTPC और निजी खिलाड़ियों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल शुरू की गई? ये की गई है गुजरात के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 86, भारत न्याय रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से इसमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय वितरण के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इसे नीति आयोग द्वारा NGOs के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। इसे टाटा ट्रस्ट और उसके सहयोगियों द्वारा जारी किया जाता है, ना कि नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहला और दूसरा ए में आ रहा है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 87, 2025 में आयोजित विज्ञान समागम प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लिगो और सर्न जैसी मेगा विज्ञान परियोजनाओं में भारत के योगदान को प्रदर्शित करना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 88, 2024 में शुरू की गई PME बस सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है PPP मोड के तहत शहरों में 10,000 ई बसों की तैनाती का समर्थन करना। जो PME बस है, इसमें 10,000 ई बस है। कहीं कहीं पे 1 लाख भी लिखा हुआ आ सकता है। 4 जीरो वहाँ पर 5 जीरो लगा दिया जाएगा, जिससे कि ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पराक्रम दिवस है और ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ऐसे भी पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है पराक्रम दिवस, यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करता है। ठीक है, और 23 जनवरी को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2025 में भारत सरकार ने इंडिया गेट पर बोस की होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। दूसरा ऑप्शन ये गलत है, ये 2022 में हुआ था, ना कि 2025 में। 2025 में पहले एक स्थायी काले ग्रेनाइट की प्रतिमा से प्रतिस्थापित किया जा चुका है, तो 2022 का है, ना कि 2025 का। तो दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ओनली इसमें यहाँ पर बचता है 2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, 1 और 3 बचता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, 2023 में पारित और 2025 में लागू होने की उम्मीद वाले भारतीय न्याय संहिता BNS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देखना है तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। औपनिवेशिक युग के IPC को अद्यतन आपराधिक संहिता के साथ प्रतिस्थापित करना। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 91, 2024 में शुरू किया गया अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF निम्नलिखित में से किसके लिए डिजाइन किया गया है? ये किया गया है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना। इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 92, 2024 में किस देश ने ब्रिक्स अध्यक्षता संभाली और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की? इसमें यह की रूस के द्वारा, और जो 2025 में होगी भारत के द्वारा होगी। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 93, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये किसी पेपर में भी आया था। प्रोग्राम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ये केंद्रित है? ये है उत्तरी सीमा के साथ सीमावर्ती गांवों का विकास। इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 94, जनवरी 2025 में INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया
स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया शक्ति पोर्टल। जो शक्ति पोर्टल है ये किससे संबंधित है? चुनावी भागीदारी में महिला केंद्रित मुद्दों को मैपिंग और समाधान करने से संबंधित है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 96, 2025 में विस्तारित राष्ट्रीय बायो ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें है अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 97, 2025 विश्व पुस्तक मेला किस भारतीय शहर ने आयोजित किया? ये किया नई दिल्ली। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 98, 2025 में घोषित राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले सामग्री निर्माताओं को पुरस्कृत करना। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 99, भारत की G20 अध्यक्षता की विरासत के संदर्भ में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी जो GDPIR का ध्यान है इसमें ये बताना है। यूपीआई डिजिलॉकर जैसे DPI मॉडल को विकासशील देशों के साथ साझा करना। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 100, फरवरी 2025 में भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ एक प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें ये किए हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 101, भारतीय सशस्त्र बलों में शुरू किए गए ATMAN प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप इसकी फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म इसकी क्या है? इसमें यहाँ पर ऑटोमेटेड थ्रेट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 102, प्रोजेक्ट GIB के बारे में देखना है। ये किससे संबंधित है? ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 103, 2025 में व्यवसायीकरण की नई भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित की गई? ये जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा की गई। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 104, इसमें सांस्कृतिक स्थल और आयोजन, इसमें सांस्कृतिक आयोजन और स्थान दिए हुए हैं। इसमें सही सुमेलित देखना है कौन कौन से सही है। हॉर्नबिल उत्सव, जो हॉर्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। लोसर उत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। सही ऑप्शन देखना है, तीनों सही है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 105, बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया बोध गया में। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 106 है, गया की पारंपरिक पत्थर कला को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ। इस कला के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? इसमें है पत्थरकट्टी। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 107, बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव 1998 में शुरू किया गया? इसमें किया गया बौद्ध महोत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का GI टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? इसमें प्राप्त नहीं है भागलपुरी सिल्क। बी आंसर इसमें करेक्ट है। जबकि मिथिला मखाना है, शाही लीची भी है और मगही पान भी है, तीनों हैं। जबकि इसमें जो भागलपुरी सिल्क है वो अभी GI टैग इसको नहीं मिला है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 109, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास किया जा रहा है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बिहार में ही। 109 में इसमें डी है महाबोधि मंदिर। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 110, 2025 के राष्ट्रीय खेलों में बिहार को 25 वर्षों में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में मिला है? इम्पोर्टेंट है। इसमें मिला है
लॉन बॉल्स में। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 111, परी रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया था? इसको किया गया था पटना जंक्शन पर। सी आंसर करेक्ट है। 112, बिहार के स्कूल नामांकन प्रणाली में पीईएन का पूर्ण रूप क्या है? पीईएन का पूर्ण रूप देखना है, परमानेंट एजुकेशन नंबर है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 113, बीहेटा हवाई अड्डा कब तक लागू होने की उम्मीद है? जो बीहेटा हवाई अड्डा है ये बिहार का सबसे बड़ा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जो 2027 तक लागू होने की इसकी उम्मीद है। और इसका उद्देश्य पटना हवाई अड्डे पर दबाव को कम करना है। ये ऑप्शन में बनकर भी क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। 2027 तक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। 114 है, बिहार में भारत का पहला पक्षी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये कहाँ किया जाएगा? अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा ये नगी में। जो भारत का पहला पक्षी संग्रहालय बिहार के नगी पक्षी अभयारण्य में बनाया जाएगा, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। हरिहर क्षेत्र पुनर्विकास योजना किस धार्मिक मेले से संबंधित है? ये है सोनपुर मेले से, तो ए आंसर ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 116, करमचट डैम इको टूरिज्म हब की योजना किस जिले में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कैमूर में, तो बी आंसर करेक्ट है। दुमराव में आगामी संगीत कॉलेज किस ऐतिहासिक संगीतकार से जुड़ा है? ये जुड़ा है सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो 117 का आंसर सी करेक्ट है। 118, बिहार के पक्षी जनगणना में किस जिले में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की संख्या दर्ज की गई? ये दर्ज की गई यहाँ पर गया में, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। और कुल प्रजातियाँ 119 प्रजातियाँ हैं जिसमें 9381 पक्षी प्रलेखित किए गए हैं और 12 वेटलैंड्स में है। ये 119 है प्रगति यात्रा निम्नलिखित में से संबंधित है। ये संबंधित है अवसंरचना परियोजनाओं से, अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित है, बी आंसर इसका करेक्ट है। 120 है भारत के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 80% बिहार से आता है। हाल ही में बिहार से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये किया गया कर्पूरी ठाकुर। जो कर्पूरी ठाकुर है इनको किया गया, सी आंसर करेक्ट है। मरणोपरांत 2023-24 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर थी, ये थी 9.2%, सी आंसर इसमें करेक्ट है। 123 है, बिहार में जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा है, सेवा से ही होता है। 124 है, 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? इसमें 29,095 करोड़ है जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है। जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट और माइनस की इंटरेस्ट पेमेंट। जो इंटरेस्ट पेमेंट होती हैं ये फिजिकल डेफिसिट में ऐड नहीं होते। इससे भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस फॉर्मूले पे आधारित। तो 124 का आंसर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 125, 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर थी, ये थी 66,828 रुपये, सी आंसर इसमें करेक्ट है। 126 है, बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अमीर जिला इसमें पटना ही है। बिहार में सड़क घनत्व क्या है? इसमें है बिहार का सड़क घनत्व 3,167, तो इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 128, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है बिहार का जीएसडीपी चालू कीमतों पर स्थिर कीमतों की तुलना में अधिक बढ़ा है, ठीक है। सेवा
जो सेवा क्षेत्र है बिहार के जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट दर बढ़ी। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो ड्रॉप आउट दर है वो उसमें कमी आई है, ना कि बढ़ी है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बिजली की खपत मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक है। इसमें चौथा ऑप्शन भी गलत है, सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में नहीं है। 1 और 2 ए में ही आ रहा है। ए आंसर इसका करेक्ट है। 129 नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात क्या है। इसमें डिपॉजिट अनुपात देखना है तो 56.3% है। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी करेंट अफेयर्स के हैं इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पहले भी जो पेपर्स थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी के पेपर में। नेक्स्ट है 130 बिहार में एशियाई जल पक्षी जनगणना में किस शहर में सबसे अधिक पक्षी आबादी दर्ज की गई। ये दर्ज की गई औरंगाबाद में। सी आंसर इसका करेक्ट है। 131 है बिहार का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। ये बिहेटा को किया जा रहा है, जो सिलिकॉन वैली है उसके आधार पर। नेक्स्ट है 132 बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर कितनी हो गई है। ये 363 किलोवाट आवर हो गई है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। किलोवाट घंटे तक कितना, 363 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें 133 बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई में वृद्धि हुई है। जो बिहार है, बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई में वृद्धि हुई है 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर तक। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 134 है कौन सी योजना बिहार में ग्रीन बजट और जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देती है। तो इसमें देती है जल जीवन हरियाली मिशन। डी आंसर इसमें करेक्ट है 134 का। नेक्स्ट है 135 शतावरी के लाभों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इसमें शुरू की गई है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ प्लान। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 136 कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये है रेलवे सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है 137 है नया आयकर बिल किसे प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। ये रखता है आयकर अधिनियम 1961 को। जो आयकर अधिनियम 1961 का था उसको नए आयकर बिल से प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 138 भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये कहाँ किया जा रहा है, रीवा मध्य प्रदेश में। 139 है 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का लक्ष्य क्या है। भारत का लक्ष्य है इसमें शीर्ष 25। 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का लक्ष्य शीर्ष 25 में आने के लिए है। और ये विश्व बैंक के जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें 38वें स्थान पर है अभी भारत वर्तमान में, लेकिन 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 140 है 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का थीम इसमें क्या है। इसमें थीम है भारतीय महाकाव्यों में कला और संस्कृति। सी आंसर इसमें करेक्ट है। अब इसमें यहाँ पर स्टार्ट होते हैं मैथ्स वाले क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। 141 है एक निश्चित मूलधन पर यदि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है कितना 2400 रुपीज़, और 2 वर्षों के लिए इसमें जो एन है टाइम है, इसको टाइम को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कितना है यहाँ पर, ये 2 ईयर्स है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये है। तो ब्याज की दर इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फाइंड करनी है। इंटरेस्ट रेट को इसमें फाइंड करना है। तो इसमें टाइम दे दिया है और यहाँ पर आर निकाल ली है। तो इसमें एक जो फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें जो
मूलधन होगा, रेट होगी, और यहाँ पर टाइम होगा, और डिवाइडेड बाई इसमें 100 होता है। और एक होता है जो हम CI निकालते हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें P 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर n, और माइनस के होता है यहाँ पर इसमें भी P, क्योंकि इसमें से P माइनस को कर देंगे जो भी ये CI निकल कर आता है। तो इसमें से दोनों में से P कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस का R डिवाइड में 100 माइनस के 1 बच जाएगा। तो इसमें जो आएगी इसका आंसर आएगा, वो आएगा सोल्व करने के बाद 12% होगा। तो इसका ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 142, यदि एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई धनराशि है और वो 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 8 वर्षों में इसमें दुगनी हो रही है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, एक राशि में 40% की 8 वर्षों में, सॉरी ये 143 है, 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी इसमें। तो SI इसमें भी वही फॉर्मूला लगेंगे, SI P/R/T, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो इसमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसमें जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, ये आएगा D 12.5%। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 143, साधारण ब्याज पर, इसमें ना कैलकुलेशन ही है बस, नहीं तो मैं पूरा भी सॉल्व कर देती। इसका है साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में एक राशि में 40% की वृद्धि होती है। इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, समान दर पर 3 वर्षों बाद 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें बस दो ही फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर, एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है यहाँ पर P भी होता है, तो P बाहर आ जाता है, 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 होगा, इसकी पावर n। हम टाइम को n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और t से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और माइनस का 1। इसमें दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। तो 143 का आंसर इसमें ए होगा। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है, 1576.25 रुपये। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 144, इसमें चक्रवृद्धि के यहाँ पर SI और CI के 4 क्वेश्चन दे दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 4,000 रुपये हो जाती है, कितने वर्षों में समान राशि 8,000 रुपये हो जाएगी। इसमें यहाँ पर इसको जो निकालेंगे, एक तो ए जो इसमें अमाउंट होता है, ए बराबर जो होगा P 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर n, और जो ए होता है यहाँ पर ए बराबर P प्लस के, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, इसमें ऐड कर देते हैं। जो भी अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होता है, जैसे कि बैंक में खाता खुला हुआ है, उसमें जो भी ब्याज जुड़ता है, तो वो एक तो मूलधन जो भी प्रिंसिपल था वो, और जो ब्याज की दरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो उसको ए ही बोला जाता है, पूरा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर इससे ही सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, और फिर इसमें जो n आएगा, टाइम आएगा, वो 8,000 रुपये जो होगी ये हो जाएगी 4 वर्षों में, क्योंकि 4 दूनी 8। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 145, इसमें यहाँ पर इसका क्यूब रूट दिया हुआ है, इसमें 15,612, 154 और 225, ये किसके इक्वल होगा। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 15, क्योंकि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। अब ये 15 इसमें ऐड हो जाएगा, 154 हो गया और प्लस के 15, 154 और 15 को ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर होगा 169। ये 169 होगा। 169 किसका होता है रूट, ये 13 का होता है। अब 13 को इस वाले में ऐड कर लेंगे, तो इसका हम निकाल देंगे यहाँ पर क्यूब रूट। अब 15,625 आ जाएगा इसको ऐड करके। अब जब यहाँ पर 15,625 होता है, ये 25 का क्यूब रूट, 25 में 25 की करते हैं तो 625, और 625 में 25 की करेंगे तो 15,625 ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट निकालना था। फिर 146, इसमें देखना है यहाँ पर इसके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। इसमें 80 प्लस के यहाँ पर ये दे दिया है, और इसमें ये पूरा सॉल्व भी करना है इसको। तो पहले हम करते हैं इसमें जो भी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइड करेंगे। तो इसमें 160 डिवाइडेड बाई होगा ये
36। फिर यहाँ पर जैसे कि 80 हो गया प्लस के 24 क्रॉस यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर डिवाइड इसमें 160 होगा और डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको भी डिवाइड करेंगे इसके यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अब ये पूरा पूरा इसमें कट नहीं होगा, यहाँ पर बस 4 से कट हो जाएगा। 4 9 जा 36 और 4 से यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो 40 डिवाइड में 9 आ जाएगा और फिर इसके डिवाइड में लेकर आएंगे 80 प्लस के यहाँ पर 24 और ये क्रॉस में चला आ रहा है क्योंकि पहले तो हम डिवाइड करेंगे बोर्ड मास से। तो यहाँ पर 10.5 और डिवाइड में करेंगे तो 40 नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा यहाँ पर 9। अब पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो 105 ऊपर हो गया और नीचे आ गया यहाँ पर 400। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो इसमें आंसर आएगा ये आएगा 136.7। इसका आंसर 136.7 होगा। इसको बस यहाँ पर सॉल्व करना है, ये जितनी भी यहाँ पर सारी डिजिट है इसको, और फिर 80 में यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है 147। अब 147 इसमें यहाँ पर वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करनी, जैसे कि ये दिया हुआ है। इसका बस फॉर्मूला देख लेना है यहाँ पर ए सपोज करके और बी सपोज करके कि किसका इसमें फॉर्मूला हो रहा है। तो यहाँ पर ए की 3, क्योंकि ए की 3 हो गई क्योंकि हमने ए को सपोज कर लिया इसमें 725। ये क्वेश्चंस ना ईजी होते हैं और सारे कैलकुलेशन बेस्ड दिए हैं। और प्लस के यहाँ पर बी को हमने सपोज किया है 371। तो इसमें ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला, इसमें हमने ए और बी को सपोज कर लिया और नीचे ए की 3 और माइनस के बी की 3। ये अब इसमें ए की 3 प्लस बी की 3 ये क्लास 8 के फॉर्मूले हैं और ए की 3 माइनस बी की 3 का हम यहाँ पर फॉर्मूला नीचे इसका नहीं बन रहा है। इसमें ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है। तो ऊपर जो फॉर्मूला बना इसमें ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला बना और नीचे बना ए स्क्वायर माइनस का ए बी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ए बी और प्लस का यहाँ पर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है अब ए प्लस का बी और जो ब्रैकेट में आएगा ना इसको ओपन करके नीचे वाला ही आएगा और नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी इसमें बच जाएगा ओनली। तो ए प्लस बी को इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ए को हमने सपोज किया था 725 और बी को सपोज किया था 371। तो इसको अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 ना बाद में इसमें आ रहा है डी में और सी में आ रहा है तो इसी में से दोनों में से आंसर होगा इसका। और 7 और 2 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11। यहाँ पर इसको इसमें 725 और 371, इसमें 5 और 1 6 और 7 और 2 9, 7 3 10, 1096। तो सी आंसर इसका करेक्ट है, बस दोनों को ऐड करना था। फिर है यहाँ पर 148। इसमें यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे ये है 7 4 जा 28 और 30 डिवाइड में कितना होगा 30 डिवाइड में 7 हो जाएगा माइनस के 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर 6 और 1 7, यहाँ पर 7 डिवाइड में 6 हो जाएगा ये और प्लस का 8 डिवाइड में 7 होगा और यहाँ पर डिवाइड है। इसको भी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें 2 आएगा तो सी आंसर है। इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, बाकी की कुछ नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है। और जैसे डिवाइड होता है ना, जैसे ये डिवाइड है 2/3 और डिवाइड 4/7 है तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2/3 तो मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको अपोजिट कर देते हैं 7 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से ये हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। इसमें थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 6 ना होकर के 26 है, ये तभी होगा ये, इसके अलावा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर है 24 का स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। अब ये ना पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है क्योंकि हम जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा प्लस के 10 में 10 की करेंगे तो यहाँ पर होगा 100 और इक्वल्स टू यहाँ पर 26 में 676 आएगा। तो ये इसमें ट्रिपलेट बन गया। तो अब इसी से ही हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 3a क्यूब रूट a है तो यहाँ पर इसमें जो होगा स्क्वायर बन रहा है, ट्रिपलेट हो रहा है तो 2। अब दोनों तरफ का यहाँ पर हम करेंगे क्यूब रूट,
क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का घन कर देंगे, जो क्यूब कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इसमें 8 आंसर है, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 150, इसमें 7 7 और यहाँ पर इसमें दिया हुआ है 343 की पावर y माइनस 1। तो इसमें जैसे यहाँ पर है, इसको हम सपोज कर लिया हमने x, इसको पूरे जो डिजिट दी हुई है इसको x सपोज कर लिया। अब यहाँ पर x सपोज करने के बाद हमने यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ से। इसकी जब हम स्क्वायरिंग करेंगे ना, जैसे स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये 7 बाहर निकल के आ जाएगा और फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा ये इस तरीके से। और यहाँ पर है 343 की पावर y माइनस के 1 ये है। तो इसको हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे पूरे को, क्योंकि हमने x सपोज कर लिया था पहले से ही। तो इसमें ये हो जाएगा 7x, ये होगा 7x और इधर जो हो गई ये पावर 343, जो 343 होता है ये 7 की पावर 3 का क्यूब रूट होता है, 7 की पावर 3 का क्यूब रूट होगा। तो यहाँ पर ये होगा 7x बराबर, तो इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर इसमें होगा 0। तो x जो होगा एक तो 0 आएगा और एक आएगा 7, तो x की वैल्यू इसमें होगी 7। अब हमने x तो निकाल लिया, x कितना था इसकी यहाँ पर निकाल लिया हमने। तो इसमें जो होगा ये, इसको पहले अलग लेके सब सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू निकल पाएगी, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यहाँ पर 7 इक्वल्स टू 343 की पावर y माइनस के 1 ये है। अब इसमें हम ये 7 की पावर 3y माइनस के 1 हो जाएगी, 3y माइनस के 3 होगी, क्योंकि 7 की पावर 3 है तो यहाँ पर y के साथ में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ में भी। तो इसमें आएगा 3y माइनस के 3, 3y माइनस के 3 और बराबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो इसमें 3y बराबर हो गया ये 4, तो y की जो वैल्यू आएगी 4/3 आएगी। तो 4/3 इसमें सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 150 का आंसर इसमें सी है। ये पेपर नंबर 8 है परफेक्शन IAS का। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे ही, करंट अफेयर्स के, इम्पोर्टेंट है ये।